हाँ तो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग समतल का समीकरण पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11, क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। इस समतल के समीकरण को हम दो पार्ट में सॉल्व किए हैं। एक पार्ट का वीडियो आपको हम दे चुके हैं जिसमें दो टाइप के समतल का समीकरण हम बताए हैं। एक ऐसे समतल का समीकरण जिसके लंबवत दिशा में इकाई सदिश यन कैप हो, और ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे समतल का समीकरण जिसके लंबवत दिशा में इकाई यूनिट वेक्टर यन कैप और उसके मूल बिंदु से दूरी डी है, तो उसका इक्वेशन आर डॉट यन कैप इक्वल डी, ये ज्ञात किए। इसके पिछले वीडियो में दिए थे आपको। और दूसरा टाइप ये दिए थे, एक ऐसा प्लेन जिसकी दिशा के लंब दिशा में कोई वेक्टर यन हो और वह प्लेन ए से जा रहा हो, पॉइंट ए से, तो उसका समीकरण हमें बताए और माइनस ए डॉट यन इक्वल 0। ये दो इक्वेशन हम इसके पहले वाले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम ये तीसरा टाइप का प्लेन का इक्वेशन बताने जा रहे हैं कि तीन औसंदेख बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे ज्ञात करेंगे। तो बच्चों, इसमें हम ये मान लेते हैं, एक्सिस तो आप मानना जानते ही हो, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। इसमें कोई भी एक प्लेन, किसी भी टाइप का एक प्लेन ऐसे हम मान सकते हैं, ये ओरिजिन है किसी भी टाइप का प्लेन। इसमें तीन पॉइंट हम मानते हैं, तीन औसंदेख बिंदुओं से होकर जाने वाला प्लेन चाहिए हमें। मान लेते हैं एक पॉइंट आर, कहीं भी मान लो, एक पॉइंट यस, कहीं एक पॉइंट टी, ओके। और इन तीनों के पोजीशन वेक्टर हम ऐसे मानते हैं, ओ आर इक्वल ए, ओ एस इक्वल बी एंड ओ टी इक्वल सी। ये तीन पॉइंट दिए गए हैं, ये ज्ञात होंगे। इसको मिलाते हैं यहां से, और इस पर एक व्यापक बिंदु कहीं भी मान लो, पॉइंट पी, और पी का पोजीशन वेक्टर आर मान लेते हैं हम। ध्यान दीजिएगा, एक प्लेन है, ये एक्स एक्सिस इधर है, एक प्लेन है, प्लेन पर ये तीनों पॉइंट होंगे। अब आप ध्यान देंगे, आर एस की बात हम करते हैं और आर टी, तो क्या ये दोनों आर एस और आर टी इसी प्लेन में ही होंगे कि नहीं? जैसे मान लो प्लेन है, यहाँ आर है, यहाँ यस है, यहाँ टी है, आप इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ये दोनों तो आखिर इसी तल में होंगे। तो आर एस और आर टी एक तल में ही होंगे और इस प्लेन के समतल में ही होंगे, ओके। तो अगर हम आर एस की बात करें, आर एस को पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? तो ओ एस माइनस ओ आर लिखेंगे, और ओ एस क्या माने? बी ओ आर ए, ये सब कुछ दिया होगा, ए बी सी तीन वेक्टर दिए होंगे। इसी प्रकार हम अगर आर टी को लिख रहे हैं, तो आर टी को क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, वेक्टर आर टी को लिखना है तो ओ टी माइनस ओ आर को लिखेंगे, और ओ टी क्या मान रहे? सी माइनस ओ आर ए। बच्चों, एक चीज ध्यान देंगे, आर एस क्रॉस आर टी क्या होगा? दो सदिशों का आप शुरू में भी पढ़ चुके हैं, ए क्रॉस बी क्या होता है? ए और बी दोनों के लंबवत दिशा में वेक्टर होगा। तो आर एस और आर टी क्या होगा? आर एस और आर टी तो आखिर इस प्लेन में ही हैं, तो इसका मतलब आर एस क्रॉस आर टी क्या होगा? इस समतल के लंब दिशा में होगा। आर एस क्रॉस आर टी समतल की लंबवत दिशा में होगा। अब इसमें एक चीज, अगर आरपी की हम बात कर रहे हैं, आरपी, ये तो ओपी तो वेक्टर आर है, ओपी क्या वेक्टर आर, तो आरपी क्या होगा? अब आरपी को आप लिख क्या सकते हैं? ओपी माइनस ओ आर, और ओपी क्या मान रहे हो? आर ओ आर ए, आर माइनस ए, तो आप लिख सकते हो आरपी तथा आर एस क्रॉस आर टी। ध्यान दीजिए, आरपी इस समतल के अनुदिश होगा, आर एस क्रॉस आर टी समतल के लंबवत दिशा में होगा, तो फिर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? शून्य होगा। इसका मतलब आरपी तथा ये आर एस क्रॉस आर टी परस्पर
लंब होंगे, इसलिए आरपी डॉट आर एस क्रॉस आर टी इक्वल 0। और आरपी क्या लिखे आप? आरपी आर माइनस ए डॉट ये क्या आर एस क्रॉस आर टी क्या है? यहाँ देखिए आर एस क्रॉस आर टी यहाँ लिखे हैं आर एस कितना है? बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए इक्वल 0। बच्चों ये क्या है? उस समतल का समीकरण होगा जो पॉइंट ए बी सी से होकर जा रहा होगा। तो यहाँ ए बी सी क्या होंगे? ए बी सी दिए हुए बिंदु हैं, उन बिंदुओं से जाने वाले सदिश का, उन बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण होगा आपका आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। जो भी ए बी सी का मान दिया होगा इसमें हम फिलअप कर लेंगे। तो बच्चों ये 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण होगा। इसी प्रकार हम इसको जैसे पिछले वीडियो में आप देखेंगे, हालांकि पिछले वीडियो का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में रख दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसको हम कार्तीय रूप में बदलते हैं। तो आइए इसे हम कार्तीय रूप में बदलते हैं। इस बात को थोड़ा नोट कीजिए, वीडियो रोकिए। तो अब इसे कार्तीय रूप में बदलने के लिए हम मान लेते हैं ये 3 पॉइंट्स जो है आपके x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3, ये 3 बिंदु हैं। इनसे जाने वाले समतल का समीकरण याद करना है। तो बच्चों इसमें हम डिराइव नहीं कर रहे हैं, उसको सीधे लिखने का आपको मेथड बता रहे हैं। उस समतल का समीकरण लिखना है तो हम तुरंत एक सारणी बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 ऐसे डिटर्मिनेंट बनाएंगे और ये पद ऐसे लिख लेंगे। और दूसरी पक्ष लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1, यहाँ होगा x3 माइनस x1। ये याद करने के लिए देखिए यहाँ x1 तीनों में होगा, x, x2, x3, ऐसे y, यहाँ y2, यहाँ y3, ये सेम y माइनस y2 माइनस y1, ये भी y1, यहाँ z माइनस z2 और z2 माइनस z1 और यहाँ z3 माइनस z1 इक्वल 0। इस सारणी को आप सॉल्व करेंगे तो x y z में एक इक्वेशन प्राप्त होगा। वह समीकरण ही उस समतल का समीकरण होगा जो इन 3 बिंदुओं से होकर जाने वाला है। ये 3 बिंदु असंरेख होने चाहिए। यदि ये तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे तो देखिए प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे इसका हेडिंग हम लिखे थे, मिटा दिए, वहां लिखे थे 3 असंरेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा संरेख है तो यहाँ फिगर हम बना रहे हैं, उस बात को समझाएं कैसे संरेख है तो प्रॉब्लम क्या आएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं RST एक रेखा में है, 3 बिंदु हम यहाँ असंरेख लिए थे। इन 3 बिंदुओं से जाने वाला एक प्लेन ऐसे कल्पना कीजिए, प्लेन ऐसे हो सकता है। ये प्लेन भी उसी पॉइंट से होकर जा रहा है, ये प्लेन भी उसी पॉइंट से होकर जा रहा है, ये प्लेन भी उसी पॉइंट से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप एक बुक को ही ले सकते हैं। देखिए कोई 3 पॉइंट इसके इस पर, ये जो बाइंडिंग किया गया ये लाइन इस पर, ये हर एक पन्ने उस लाइन से होकर जा रहा है। प्रत्येक पन्ने उस 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले प्लेन होंगे। अब हम ऐसे कहें 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ किस समतल की बात करते हैं हम? अब यहाँ जैसे आपके सामने 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत से दिख रहे हैं। ये भी समतल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ ये डिसाइड नहीं हो पाएगा किस प्लेन का समीकरण है। तो जब असमतलीय होंगे, असंरेख होंगे तो वह एक ही समतल होगा। इसलिए उस समतल का समीकरण हम लोग ये ज्ञात किए हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि 3 बिंदु दिए गए हैं, इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला अभी हम लोग ये डिराइव किए, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। यहाँ पर ए बी सी, इसको आप सदिश रूप में लिख सकते हो। वेक्टर ए क्या लिखोगे यहाँ से 2i प्लस 5j माइनस 3k। यहाँ से वेक्टर बी लिखना हो तो आप लिखेंगे माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5k। और यहाँ वेक्टर सी लिखना हो तो 5i प्लस 3j माइनस 3k। हमें जरूरत क्या है? हमें b माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए का जरूरत है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वेक्टर b माइनस ए को याद कर लो। अब b माइनस ए लिखना आप सीख चुके हैं, इसमें से इसको घटा लो। माइनस 2i में लिख माइनस 4i माइनस 3j माइनस 5j माइनस 8j 5k माइनस तो प्लस 3k 8k, ये तो आप लिख सकते हैं। फिर c माइनस ए लिखते हैं तो क्या होगा? c यहाँ पर है, माइनस ए यहाँ, तो 5i माइनस 2i 3i
3j माइनस 5j माइनस 2j, ये 0 हो गया। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम याद करते हैं, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आप सारे बना के ही करते हो, i j k। अब b माइनस ए, यहाँ माइनस 4 माइनस 8 और ये 3 माइनस 2 ये 0 है। इसको सॉल्व करते हैं i, तो इसको आप ऐसे गुणा करते हो, 0 माइनस 8 दूनी 16 तो प्लस 16, फिर यहाँ लिखते हो माइनस j, तो ये हो गया 0 माइनस 3 बटे 24 प्लस k, तो 4 दूनी 8 माइनस 8 3 के 24 तो प्लस 24 होगा। तो 16i प्लस 24j और 24 8 32 प्लस 32k, इतना हो गया। अतः सीधे लिखेंगे आप, अतः समतल का समीकरण, उस सूत्र को आप यहां लिख जाते हैं, r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, तो बराबर 0। तो इस मान को तो हम यहाँ ज्ञात कर लिए हैं। अब इसे मान फिलअप करते हैं, यहाँ देखो r माइनस ए, तो ये यहाँ पर क्या है 2i 5j माइनस 3k, 2i 5j माइनस 3k, ओके। ये तो r माइनस ए हो गया, r माइनस ए एक कोष्टक में कर लो, और डॉट इसका मान आप सीधे सीधे तरह निकाले, 16i 24j 16i 24j प्लस 32k इक्वल 0। अब इसका गुणन इसमें करते हैं, r डॉट 16i 24j 32k माइनस ये दोनों इतना डॉट इतना, ये करना है। उसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट करना जानते हैं आप, उसका प्रोडक्ट कर सकते हो, और डॉट 16i 24j 32k माइनस इसका गुणा ही इसमें करना था, तो 16 दूनी यह आएगा 32 और 5 24 25 120 और 3 32 दिया 96 इक्वल 0। और डॉट 16i 24j 32k, इसको आप जोड़ सकते हैं। ये क्या होगा, 120 में 32 जोड़ेंगे तो 2 3 2 5 152 हो गया। इसमें से 96 माइनस कर लो, 12 में से 6 जा 6 और यहाँ पर जा 4, 14 में से 9 जा 5, बस 56 हो गया। तो माइनस 56 इक्वल 0, और r डॉट 16i 24j 32k इक्वल 56। तो ये उस प्लेन का समीकरण है जो इन दिए हुए बिंदुओं से होकर जा रहा है। इसका आप कार्तीय रूप लिखना हो वो साड़ी बनाएंगे, अभी जो आप फार्मूला लिखे थे उस फार्मूले फिलअप करके आप कार्तीय समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से आप आंसर देंगे। आपसे सभी समीकरण पूछा जाएगा तो इस तरह से उत्तर देंगे, और कार्तीय समीकरण पूछा गया तो साड़ी जो बनाई थी उसमें से x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 रख के आप निकाल लेंगे। आइए अब नेक्स्ट दूसरे टाइप का फार्मूला आपको बताते हैं। अब समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप हम बताते हैं। ध्यान दीजिए, अभी हम 3 टाइप के समतल के समीकरण का ज्ञान किए, इससे आपको एक आइडिया तो मिल ही गया होगा कि किसी भी समतल का समीकरण का सदिश रूप r डॉट, यहाँ कोई वेक्टर होगा और इधर कोई कांस्टेंट होगा, जैसे 2i प्लस j प्लस k इक्वल 5 हो या 6 हो, मीन्स r डॉट n इक्वल b। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन है तो एक प्लेन को निरूपित कर रहा है। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, ax प्लस by प्लस cz इक्वल b। इस टाइप का कोई समीकरण हो या प्लस d इक्वल 0 हो, ये हमेशा एक प्लेन को निरूपित करता है। तो हमें ये ज्ञात करना समतल के समीकरण का अंतःखंड रूप। हम मान लेते हैं कि समतल का समीकरण, माना समतल का समीकरण हम इसी रूप में मानते हैं, कार्टेशियन रूप में, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0। और हम ये भी मान लेते हैं बच्चों कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष, ध्यान दीजिए
ये जो प्लेन है अक्षों को कहीं ना कहीं तो काट रहा होगा। मान लेते हैं एक्स अक्ष को पॉइंट ए पर, इस पर जो अंतखंड है वो ए दूरी, और इस पर बी और इस पर सी। तो ये जो पॉइंट पी क्यू आर एस नाम दें, तो इस पी का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? ए 0 0 लिखेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 0 बी 0। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 सी। ये तो 11वीं क्लास के त्रिविमीय ज्यामिति में ही आप समझ चुके हैं, अक्षों पर जो पॉइंट होते हैं इस रूप में होते हैं। तो क्या यह प्लेन इन 3 बिंदुओं से होकर जाएगा? पक्का जाएगा। तो ऐसे लिख लेंगे यहाँ कि माना समतल का समीकरण इतना है, और फिर यहाँ लिखेंगे कि माना यह समतल अक्षों से ए बी सी का खंड काटता है। तो इस फिगर में सब लिख लेंगे। माना वो बिंदु पी क्यू आर है, इसलिए पी क्यू के निर्देशांक कितने हो गए। अब लिखेंगे कि समतल बिंदुओं पी क्यू आर से संतुष्ट होगा। तो एक एक करके संतुष्ट कराते हैं। पी से संतुष्ट कराने पर पी से संतुष्ट, पी का मतलब ए 0 0, इसमें इस यक्स के जगह पे क्या रखना होगा? ए। तो क्या लिखेंगे? ए इंटू ए, ये 0 होगा, y 0, z भी 0, प्लस d इक्वल 0। यहां से a का मान क्या होगा? दिस इंप्लाई a इक्वल माइनस डी बाई ए। कोई डाउट नहीं। इसी प्रकार ध्यान दीजिए, इसी प्रकार अगर हम इससे संतुष्ट कराएंगे क्यू से, 0 b 0, यहाँ 0 होगा, यहाँ b आएगा, यहाँ 0, तो ये आप देख सकते हैं b का मान माइनस डी बाई बी आएगा, और c का मान निकालना है तो माइनस डी बाई सी। ये सब मान इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। समीकरण 1 से क्या देख सकते हैं आप? देखो a की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस डी बाई ए इंटू यक्ष, प्लस ये माइनस होगा डी बाई बी इंटू वाई, माइनस डी बाई सी इंटू जेड, प्लस डी इक्वल 0। वैसे डी 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 कॉमन लेके काट सकते हैं, इसको इधर करते तो माइनस होगा। तो कुल मिला के कितना आएगा? एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी इक्वल 1। यह क्या है? उस प्लेन का समीकरण है, उस समतल का समीकरण है जो अक्षों पर ए बी और सी का अंतखंड काटता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसे दिया हो कि एक प्लेन है जो अक्षों पर 2, 5 और 7 का खंड काटता है, उसका समीकरण बताइए, तो सीधे आप लिखेंगे एक्स अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 5 जेड अपॉन 7 इक्वल 1, और इसे मान रख के आप सॉल्व कर लेंगे। अगर निगेटिव में दिया तो आप निगेटिव ही रखेंगे। इस पे कोई एग्जाम्पल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये एग्जाम्पल हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। तो बच्चों ये क्या है? समतल का समीकरण अंतखंड रूप में। जब अंतखंड में दिया होगा तो आप एक एक करके लिस्ट बनाते जाओ। अभी 4 टाइप के इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके प्लेन का। एक लंब रूप में 2 टाइप का था, और अभी आज 3 औसंडेख बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण, फिर अंतखंड रूप में समतल का समीकरण। अभी कुछ और बातें हैं इसमें बताते हैं, उसके बाद ही इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हाँ, तो बच्चों यहाँ हम 2 दिए समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे आपके सामने इस फिगर में दिख रहा है पाई 1 और पाई 2 2 प्लेन ऐसे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों दिए होंगे। सपोज दैट उनके इक्वेशन r1 डॉट n1 इक्वल d1, वैसे प्लेन का व्यापक समीकरण ये होता है, और इस पाई 2 का इक्वेशन हो r2 डॉट n2 इक्वल d2 मान लेते हैं। इन दोनों समतलों का प्रतिच्छेदन रेखा ये है। तो इसके प्रतिच्छेदन से जाने वाले अनेकों समतल हो सकते हैं, जैसा कि एक समतल ये दिख रहा है, कोई और इसके तिरछा थोड़ा कर लो, कोई और ऐसे कर लो, असंख्य समतल ऐसे होंगे। तो उन समतलों का समीकरण, उनका व्यापक समीकरण हम ज्ञात करेंगे, और वह क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये r1 डॉट n1 इक्वल d1 पाई 1 इस प्लेन का इक्वेशन है, r2 डॉट n2 इक्वल d2 इस प्लेन का इक्वेशन है। यदि इस रेखा पर कोई पॉइंट D हो, मान लेते हैं, यदि प्रतिच्छेदन में जहां वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदन रेखा पर
कोई बिंदु टी हो तो इस टी से तो संतुष्ट होना ही है, इसलिए टी डॉट n1 इक्वल d1 भी लिख सकते हो, और यहां से क्या आएगा टी डॉट n2 इक्वल d2। अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें में इसमें किसी कांस्टेंट का गुणा करके, तो इसलिए आप लिख सकते हो टी डॉट n1 प्लस, इसमें लैम्डा का सपोज हम गुणा करके लिखते हैं, टी डॉट n2 इक्वल क्या आएगा d1, ये तो वेक्टर नहीं है ओनली d1 प्लस लैम्डा d2 लिख सकते हैं। इसमें टी को आप यहाँ काम करो, टी ऐसे लिखते हैं n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2। तो हमको लगता है कि टी के प्रत्येक मान के लिए ये इस समतल को संतुष्ट करेगा। तो इस प्रकार जब टी स्वच्छ लेते हैं हम, ये लिख लेंगे, यह टी के स्वच्छ मान के लिए संतुष्ट होगा। अतः हम इसका व्यापक समीकरण लिख सकते हैं। अतः समतल का व्यापक समीकरण, यानी जिस समतल को ज्ञात करना है, समतल के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला, अतः समतल का समीकरण हम इसी रूप में लिख सकते हैं। इसको व्यापक बिंदु वैसे हम आर लिखते हैं, आर डॉट क्या लिखोगे n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2। ये क्या होगा, उस समतल का समीकरण है जो इन दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जा रहा है। एक बार और इस बात को थोड़ा समझ लें, आपके सामने दो प्लेन दिए होंगे, r1 डॉट n1 इक्वल d1, ये n1 एक वेक्टर के रूप होगा, n2 d2 सीधे इस मान में भरेंगे, r डॉट यहाँ n1 यहाँ से लाएंगे प्लस लैम्डा कोई कांस्टेंट होगा, इसमें से गुणा कर देंगे n2 और d1 प्लस लैम्डा d2 रखेंगे। अगर कुछ बात उसमें दिया गया है कि यह समतल किसी बिंदु से होके जा रहा है, इसको संतुष्ट करा के लैम्डा का मान निकाल लेंगे, और नहीं तो व्यापक रूप में ऐसे इक्वेशन को छोड़ देंगे। आइए फिलहाल इस पर एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल के पहले थोड़ी एक बात और समझ लें, इसका कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, कार्तीय रूप। तो कार्तीय रूप में तो हम लोग पॉइंट्स मान के ही चलते हैं, जैसे n1 को तो मानना होगा, n1 कुछ दिया ही होगा इस टाइप में, a1 ऐसे, a1 i कुछ होगा ऐसे, प्लस a2j प्लस a3, या a1 b1 c1 मान लो, a1 b1j प्लस c1k, और n2 क्या होगा आपका a2 i b2j c3k c2k, और यहाँ r को क्या मानते हैं आप, यक्ष i प्लस yj प्लस zk। इन सब मानों को रख कर इसमें आप सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से तो ये मान भी मिलेगा। इस प्लेन का इक्वेशन, पहले प्लेन का इक्वेशन तब यहाँ से इस टाइप में दिखेगा, a1 यक्ष b1 y c1 z बराबर d1, और एक दिखेगा a2 यक्ष प्लस b2 y प्लस c2 z इक्वल d2। तो इसका कार्तीय रूप लिखना होगा, तो सीधे बच्चों ऐसे कर लेते हैं हम, a1 यक्ष प्लस b1 y प्लस c1 z, ये माइनस d1 इधर कीजिए और प्लस इसमें लैम्डा का गुणा करके इसको इधर करके आप लिख लो a2 यक्ष प्लस b2 y प्लस c2 z माइनस d2 इक्वल 0 यहाँ लिख लेंगे, और सीधे सीधे इसमें मान रख के आप सॉल्व कर लेंगे। यानी जो इक्वेशन दिया होगा इस टाइप में, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z बराबर d1, और इसमें इसको इधर कर लो प्लस लैम्डा करके जोड़ लीजिए, वो आपका समीकरण प्राप्त हो जाएगा। या ये सम्मान इसमें पुटअप करते हैं तो सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा ही। तो इस तरह से कार्तीय समीकरण भी हो गया। अब आइए एक उदाहरण समझाते हैं। देखिए, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, ये दो समतल दिए गए हैं, इनके प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करना है, और एक पॉइंट भी दिया है जो पॉइंट 1 1 1 से होकर जाता है। तो अभी हम फार्मूला डिराइव किए, r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल d1 प्लस d2।
तो इसमें r डॉट n1 ये है, तो आपका n1 क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और n2 क्या है, ये 2i 3k प्लस 4k। ये पॉइंट तो आपको दिया है, हम मिटा दे रहे हैं अभी, मैंने क्वेश्चन में है कि 111 से होके जाता है ये, तो उसका यूज करेंगे हम। d1 क्या होगा 6, d2 क्या होगा -5। चलिए इस पॉइंट को भी लिख लेते हैं। तो आप सीधे समतल का समीकरण तो लिख ही सकते हैं। अतः समतल का समीकरण सूत्र लिखते हैं r डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इक्वल d1 प्लस लैम्डा d2। r डॉट n1 क्या है, n1 आपका ये i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा n2 ये होगा 2i 3j 4k इक्वल d1 6 और -5 लैम्डा d2 -5। इन सबको एक में मिलाते हैं। r डॉट i यहां लिख सकते हो 1 प्लस 2 लैम्डा i, फिर प्लस 1 ये 3 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा j, ये सब गुणा करके कॉमन ले रहे हैं, फिर प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा k 6 माइनस 5 लैम्डा। बच्चों इसमें बस लैम्डा का मान मिल जाए किसी भी तरह से, आपका इक्वेशन ये कंप्लीट होगा, ये आंसर होगा आपका। अब आपसे क्वेश्चन में ये दिया गया कि यह समतल बिंदु 111 कहो फिर या i प्लस j प्लस k कहो, बातें कही है, इससे होकर जाता है। तो होकर जाता है तो फिर r के जगह पर ये रखना संतुष्ट होगा, इसलिए आप यहां रखिए i प्लस j प्लस k डॉट, ये जैसे है रखो 1 प्लस 2 लैम्डा i 1 प्लस 3 लैम्डा j 1 प्लस 4 लैम्डा k इक्वल यहाँ 6 माइनस 5 लैम्डा। इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट में i के गुणांक में j के गुणांक के गुणांक में, यहाँ i j के तीनों एक हैं, तो ऐसे होगा ये 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा, फिर इसमें होगा 1 प्लस 3 लैम्डा, फिर 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल 6 माइनस 5 लैम्डा। इसको सॉल्व करते हैं, 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 4 3 7 2 9 9 लैम्डा 1 1 1 ये प्लस 3 इक्वल 6 माइनस 5 लैम्डा। इधर लाते हैं तो 9 5 14 लैम्डा, 6 में से 3 जा 3, तो लैम्डा बराबर कितना 3/14। अब ये लैम्डा का मान आप इसमें रख दें, अतः समतल का समीकरण। देखिए अभी काम यही करना आपको, r डॉट इतना कैलकुलेशन कर लेंगे, वैसे हम लोग एक्सरसाइज में तो क्वेश्चन सॉल्व ही करेंगे। देखिए ये लैम्डा 3/14 यहाँ रखना आपको, 3/14 यहाँ 3/14 और इतना, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी यहाँ एलसीएम वगैरह लेगा, जो भी एलसीएम होगा उसको लेकर उसको सॉल्व करते हैं, तो जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 प्लेन दिए जाएंगे, इसमें से n1 n2 d1 d2 आप निकाल लेंगे सीधे, और एक पॉइंट जरूर मिलेगा आपको वो लैम्डा निकालने के लिए। ये लैम्डा अगर ये पॉइंट नहीं है तो लैम्डा निकालना मुश्किल है। तो इस तरह से इस सूत्र का प्रयोग करके हम लैम्डा का मान फिर से निकाल के फिर उसको पुट करते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। वैसे बोर्ड एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको आप ध्यान से देखिए। बस 2-3 पॉइंट्स और इस समय हैं इस इंट्रोडक्शन में, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं 2 रेखाओं का सहसमतलीय होना, मतलब 2 लाइन दिए होंगे, 2 रेखाएं कब एक ही प्लेन में होंगे उसकी बात करना हम लोगों को। जैसे रेखाओं का समीकरण तो आप पढ़े r इक्वल a1 प्लस लैम्डा b1, रेखा का समीकरण इस टाइप में है, और एक दूसरी रेखा दी गई हो r इक्वल a2 प्लस लैम्डा b2। तो इससे क्या निष्कर्ष मिलता है कि यह रेखा पॉइंट a1 से होकर जा रही है। मान लो a1 को एक पॉइंट a है जिसका स्थिति सदिश a होगा,
और B1 को पैरेलल होगी ये लाइन सपोज दैट B से होके जा रही है, B का पोजीशन वेक्टर मान लो A2 है और ये B2 से हो के पैरेलल है। तो अब ध्यान दीजिए, सपोज दैट इसी तल में अगर दो रेखाएं ऐसे कहीं भी हों, ये पहली रेखा ये पॉइंट A से होके जा रही है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है A1, और ये दूसरी रेखा B से होकर जा रही है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है A2, और ये B1 और B2 के पैरेलल भी है। ध्यान दो बच्चों, अगर हम AB को मिला दें किसी भी तरह से AB को मिला दें तो AB को क्या लिखेंगे आप OB माइनस OA, तो OB B का पोजीशन वेक्टर तो आप A2 माने हैं, A2 माइनस A का पोजीशन वेक्टर क्या मान रहे हो A1, A2 माइनस A1। तो AB जो सदिश होगा वो भी इसी तल में होगा, B1 B2 भी उसी तल में होंगे। तो इसका मतलब आप लिख सकते हैं अब AB B1 B2 एक ही समतल में होंगे, एक ही समतल में होंगे। तो अब अगर हम B1 क्रॉस B2 की बात करें तो B1 क्रॉस B2 तो B1 और B2 के परपेंडिकुलर होगा। अगर B1 B2 सब इसी में है तो B1 क्रॉस B2 इस दिशा में होगा। इसका मतलब AB और B1 क्रॉस B2 क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। इसका मीनिंग ये हो गया AB डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल क्या होगा 0। क्यों? क्योंकि दोनों परस्पर लंब हो गए। अतः AB मीन्स ये हो गया आपका A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल 0। ये वह शर्त होगा, वो कंडीशन होगा, ये दो रेखाएं एक ही समतल में हैं। इसका मतलब यहाँ दो रेखाएं R इक्वल A1 प्लस लैम्डा B1 A2 प्लस लैम्डा B2 दो रेखाएं दी गई हैं। A1 A2 तुलना करेंगे, मान यहाँ रखेंगे, B1 क्रॉस B2 निकालेंगे। यदि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा तभी ये दोनों रेखाएं एक समतल में होंगी। ये इसका कंडीशन होगा। अब इसी बात को अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं ये जो पॉइंट A और B हैं, A का निर्देशांक का कोऑर्डिनेट मानना होगा x1 y1 z1 और B का कोऑर्डिनेट मानते हैं x2 y2 z2। ठीक, और ये जो B1 और B2 हैं इनके दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो मानते हैं। B1 का दिक् अनुपात हम ये से मान लेते हैं A1 B1 C1 और B2 वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 हो, तब इसके सहसमतली एक ही प्लेन में होने का जो कंडीशन होगा आप सीधे लिख सकते हो x2 माइनस x1, यहाँ लिखोगे y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 A1 B1 C1 A2 B2 C2। इस डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 है तो ये दी गई दोनों रेखाएं एक प्लेन में होंगी, एक समतल में होंगी, अन्यथा नहीं होंगी। इस बात को आप इसमें फिलअप करके आप खुद ज्ञात कर सकते हो। ये बात होगा, ओके। इस बात को आप नोट करेंगे। ये दो पॉइंट ऐसे दिए गए हों, इन दो बिंदुओं से जाने वाली दो रेखाएं हों, एक पहले बिंदु से एक रेखा दूसरे, और ये R का दिक् अनुपात A1 B1 C1 हो, ये पहली रेखा का, और दूसरी रेखा का दिक् अनुपात A2 B2 C2 हो, तो फिर ये एक ही समतल में होंगे, उसका प्रतिबंध ये होगा। इस पर एक एग्जाम्पल अभी आपको हम समझाते हैं। हाँ, तो देखिए जैसे यहाँ दो इक्वेशन दिए गए हैं, हालांकि कार्टेशियन फॉर्म में ये दो सरलरेखाएं दी गई हैं। आपको ये जांच करना है या सिद्ध करना है कि ये सहसमतलीय है, एक ही समतल में, इसकी पुष्टि कैसे होगा। तो ये रेखा किस पॉइंट से होकर जा रही है, आप देख सकते हैं -3 1 5 से होकर जा रही है, और इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो -3 1 5 यहाँ से ये वाला। हालांकि ये कॉमन हो गया तो इसमें नहीं घबराएंगे, हम ये लिख रहे हैं। ये किस पॉइंट से होकर जा रही है, -1 2 एंड 5, ये पॉइंट यहाँ से लिखते हैं, और ये डायरेक्शन रेशियो -1 2 5 इसका भी वही है। तो क्या करना आपको, यहाँ देखिए x1 y1 z1 मिल गया, यहाँ x2 y2 z2 मिल गया यहाँ पर ये, और A1 B1 C1 A2 B2 C2, इसको आप इसमें मान रखते हैं और फिर सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या आ रहा है, इसके समतली होने का प्रतिबंध क्या है, x2 माइनस x1, x2 क्या -1 -3 तो +3
y2 माइनस y1 2 माइनस 1, z2 माइनस z1 5 माइनस 5, a1 b1 c1 माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 5। इसका मान क्या होगा? ये हो गया 2 1 0, फिर इधर आएगा माइनस 3 1 5 माइनस 1 2 5। तो बच्चों इस सारणी का मान आप ज्ञात करना जानते हो, कंफर्म है, इसका मान निकाल सकते हो, आप निकालो। चलो 0 आना ही है। चलो 2 2 5 माइनस 10 ऐसे करते हैं, फिर माइनस 1 माइनस करते हो, 5 3 15 माइनस 15, और ये हो गया प्लस 5। इधर तो ऑलरेडी 0 0 छोड़ दो, ये माइनस 5 दूनी माइनस 10 हो गया, और ये माइनस 10 प्लस 10 हो गया, तो मान 0 आ गया। ये 0 आएगा तो ये दी गई रेखाएं सहसमतली है, अन्यथा नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि सेम कॉमन होगा, वो संयोग क्या कॉमन हो गया है। कॉमन क्या? ये पॉइंट भी और ये एक जैसे दिख रहे हैं। पॉइंट तो आप लिखना जानते हो ना, x माइनस x1 y1 y1 z माइनस z1, ये x1 y1 z1 यहाँ लिखते हैं, और ये a1 b1 c1 ये बात निकाल लेंगे। x2 y2 z2 ये रेखा किस पॉइंट से होकर जा रही है, और a1 b1 c1 इसका दिगंपात है, और इस समीकरण में मान भरेंगे। अगर यदि सारणी का मान 0 आ गया, ये सहसमतली है, नहीं 0 आया तो सहसमतली नहीं होगी। अब हम दो समतलों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फार्मूला बता रहे हैं। सपोज दैट दो प्लेन जिनके इक्वेशन r डॉट n1 इक्वल t1 और एक प्लेन r डॉट n2 इक्वल t2। ध्यान दीजिए, सपोज दैट ये प्लेन है, तो n1 इसके परपेंडिकुलर होगा और n2 इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मान लो दिशा ये बना देते हैं हम n2। ध्यान दीजिए, इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल तो आप इसे पढ़ेंगे, इसे। अब ध्यान दीजिए, कोई भी प्लेन, जैसे एक प्लेन ऐसे इसके परपेंडिकुलर लाइन ए और दूसरा इसके परपेंडिकुलर ए, तो दो जो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा वही तो इनके भी बीच में एंगल बनेगा। जैसे मान लो ये थीटा हो तो कन्फर्म ये भी थीटा होगा। तो बच्चों अगर हमें इन दो प्लेन के बीच में एंगल बताना है तो हम सीधे n1 और n2 के ही बीच का एंगल ज्ञात कर लेंगे। तो उनके बीच का एंगल कैसे? दो सदिशों n1 और n2 के बीच का एंगल थीटा हो तो cos थीटा लिखना आप जानते हैं, n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 डॉट मॉड n2। जो डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक में आपको बताया गया था, दो सदिशों के बीच का कोण निकालना है होगा। एक किसी भी दो रेखाओं के बीच में जो एंगल बनता है, ये भी एंगल बनता है, ये भी एंगल बनता है, तो जो न्यून कोण होगा उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं, इसलिए इसको मॉड ही लिखते हैं, क्योंकि पहले चतुर्थांश में जो न्यून कोण होगा वो पॉजिटिव होता है। बच्चों ऐसे दो प्लेन दिए हों, r डॉट n1 इक्वल t1, r डॉट n2 इक्वल t2, तो इनके बीच का कोण निकालो तो सीधे इस फार्मूले फिलअप करके n1 ijk में कुछ होगा इस, और ये भी होगा, इसमें मान रख के हम इनके बीच का कोण निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल सिंपल ही होगा, जैसे मान लो कोई भी मान देते हैं और कुछ भी लिखते हैं 2i प्लस जे प्लस के इक्वल 5 या r डॉट कुछ और ऐसे देकर बराबर 6। तो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल बताना है, तो ये मान यहाँ सीधे रखो, डॉट प्रोडक्ट निकालना आप जानते हैं, मॉड में करके कैलकुलेशन करेंगे। यही ये प्लेन का इक्वेशन अगर कार्टेशियन रूप में हो, ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल d2, तो इनके बीच का एंगल निकालना हो तो cos थीटा आप ऐसे निकालेंगे। cos थीटा इक्वल यहां से रखोगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो कार्टेशियन रूप में है तो आप इस तरह से इसका प्रयोग करें, और चूंकि न्यून कोण ही लेना है इसलिए मॉड को आप लगाएंगे। तो ऐसे कार्टेशियन रूप में अगर ये इक्वेशन दिए हो तो ये परपेंडिकुलर होने का कंडीशन भी आप निकाल सकते हैं कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 हो, यानी कि गुणांकों के गुणनफलों का योग 0 है, तो ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। और वेक्टर रूप में आप n1 डॉट n2 का मान निकालते हो 0 आ गया, तो फिर ये दोनों प्लेन
परपेंडिकुलर है, क्योंकि cos थीटा 0 है तो थीटा 90 डिग्री होगा। इस तरह से हम दो समतलों के बीच का कोण को ज्ञात कर सकते हैं। अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समतल से दिए गए बिंदु की दूरी। बच्चों एक फार्मूला थोड़ा ध्यान देंगे, इस टाइप का एक फार्मूला बताया गया था, r डॉट n इक्वल डी। ये कैसे प्लेन का इक्वेशन था, इस बात को थोड़ा दिमाग में रखिए। ये ऐसे प्लेन का इक्वेशन था जिसकी मूल बिंदु से दूरी स्मॉल डी और उस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर n कैप है। इस बात को थोड़ा समझ। हम यहाँ एक्सिस बना रहे हैं एक्स वाई। सपोज दैट यहाँ एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं। इस पॉइंट और यहाँ पर एक प्लेन कोई ऐसे दिया है, कोई प्लेन मान लेते हैं। इस प्लेन का इक्वेशन r डॉट n कैप इक्वल डी दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी, परपेंडिकुलर दूरी ज्ञात करना है हमें। ये क्या होगा, उनके बीच की दूरी, ठीक। इस पॉइंट से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। ये क्या बता रहा है, यदि सपोज दैट इस प्लेन का इक्वेशन r डॉट n इक्वल डी है तो ये तो कंफर्म है कि मूल बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है, d है। तो इससे इस पर अगर हम लंब खींच दें तो ये लंब की लंबाई कितना है, d, ओके। और इसके परपेंडिकुलर दिशा में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, n। अब ध्यान दीजिए, हम P से जाने वाले इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन बनाते हैं। अगर ये प्लेन इसके पैरेलल है तो n कैप भी इसके परपेंडिकुलर होगा। अगर इसके परपेंडिकुलर n कैप है तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये प्लेन कैसा है, ये प्लेन किस पॉइंट से जा रहा है, ए से जाने वाला, ए से जाने वाला, और उसके लंबवत दिशा में वेक्टर क्या है, n कैप। तो ऐसा एक समीकरण दूसरा नंबर वाला जो पिछले वीडियो में बताए थे हम, उसका इक्वेशन क्या होता है, r माइनस ए डॉट n कैप इक्वल 0। यह कैसे प्लेन का इक्वेशन है, जो पॉइंट ए से होके जा रहा है और जिसके लंबवत दिशा में कोई वेक्टर, यहाँ यूनिट वेक्टर की बात नहीं, कोई वेक्टर n है, तो संयोग से यहाँ यूनिट वेक्टर है तो n कैप लिखते हैं। या लिख सकते हो r डॉट n कैप माइनस ए डॉट n कैप इक्वल 0। तो r डॉट n कैप बराबर ए डॉट n कैप भी लिख सकते हैं। तो फिर ये इस फॉर्म में आ चुका है, r डॉट n कैप इक्वल डी के फॉर्म में आ चुका है। मीन्स यह एक ऐसा प्लेन है जिसके परपेंडिकुलर n कैप और इससे इसकी लंबवत दूरी यहाँ तक, यहाँ से लंब दूरी अगर खींचे हो वो a डॉट n है। तो अगर ये दूरी a डॉट n आ चुका, ये पूरी दूरी d है, तो इनके बीच की दूरी, इस प्लेन से इसके बीच की दूरी अगर एक पैरेलल है तो P से जो दूरी होगा वही दूरी ये भी हो। तो वह दूरी ज्ञात करना है तो क्या होगा, इसमें से घटा लेते हैं, d माइनस वेक्टर a डॉट n कैप। और चूंकि दूरी को हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं तो इसको मॉड के रूप में ही लिखेंगे। अगर इसे हम लिखते हैं o, इसका नाम कुछ भी लिख दो n, तो इसको मतलब क्या लिखेंगे आप, ओ n माइनस ओ m इक्वल ये होगा। तो ये क्या मिला, ये क्या फार्मूला है, r डॉट n कैप इक्वल डी वेक्टर हो कोई, ये प्लेन हो कोई, और एक पॉइंट ए से डाले हुए लंब की लंबाई ज्ञात करना है। तो n कैप यहाँ से लाएंगे, इसे तुलना करके d का मान यहाँ से लाएंगे और a का मान जो दिया होगा वो रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इस पॉइंट से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई या उससे दूरी ये ज्ञात होता है इससे। लेकिन बच्चों एक बात और ध्यान दीजिए, अगर सपोज दैट ये जो प्लेन है ये वाला इस टाइप में दिया हो, r डॉट n इक्वल डी इस रूप में दिया हो, ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो ये d डायरेक्ट उस मूल बिंदु से लंबाई नहीं होगा, मूल बिंदु से उस पर डाले गए लंब की लंबाई नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम इसको n कैप में कैसे चेंज करते थे, मॉड n से भाग देकर दोनों साइड में, यानी कि मॉड n से भाग दिए थे आप, तो उस केस में ये जो लंबाई मिलेगा इस फार्मूले से आप यूज करेंगे, d माइनस ए डॉट n अपॉन मॉड n। इस तरह से आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अगर ये यूनिट वेक्टर दिया है
तब तो सीधे सीधे ये यूनिट नहीं है तो मॉडियन से भाग देना होगा। बच्चों इसको कार्टेशियन रूप में भी चेंज कर सकते हैं। कार्टेशियन रूप तब क्या होगा, ए का निर्देशांक कुछ देगा x1 y1 z1, यहाँ पर x1 y1 z1 लिखेंगे और यन दिया ही होगा यहाँ से। जैसे यन के लिए ऐसे दे सकता है कि इसका द्विकनुपात दे सकता है, तो वह मान इसमें पुट करके आप उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे एक फार्मूला और बच रहा है आपका, एक रेखा और एक समतल के बीच का एंगल निकालना है। उसके बाद हम पूरा एक्सरसाइज 11.3 को सॉल्व करते हैं। तो एक बात और समझ लो, एक रेखा और एक प्लेन के बीच में कैसे एंगल निकालेंगे आप। बच्चों अब हमें एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना है। एक रेखा का समीकरण दिया r = a + λb और एक प्लेन का इक्वेशन r.n = d। ध्यान दीजिए एक प्लेन अगर ऐसे है तो r.n = d, तो n मीन्स क्या है, n इसके परपेंडिकुलर है, n इसके परपेंडिकुलर होगा। और सपोज दैट ये रेखा अगर ये है तो ये रेखा किसके पैरेलल है, b के पैरेलल है। ओके, तो b, लेकिन हमें समतल और रेखा के बीच का कोण ये चाहिए। अगर ये एंगल थीटा हो तो ये एंगल 90 - थीटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो हमें इसको ज्ञात कर, इसको हम क्यों थीटा मान लेते हो कि n और b के बीच का कोण तो निकालना आप जानते हैं। अगर वो थीटा है तो आप cos थीटा लिखना जानते हो, b.n अपॉन मॉड b इंटू मॉड n, ये तो आप ज्ञात करना जानते हो, इसका मॉड लिखते हैं आप। लेकिन हमें ये 90 - थीटा चाहिए, ये 90 - थीटा ध्यान दीजिए। तो ये 90 - थीटा अगर हम ऐसे लिखते हैं साइन इसका, सपोज दैट साइन 90 - थीटा क्या होगा, cos थीटा ही होगा। तो ये cos थीटा का मान जो आया, अगर इसी को हम यहाँ फिलअप कर दें, b.n अपॉन मॉड b इंटू मॉड n, तो यही से काम चल सकते हैं। साइन 90 - थीटा, 90 - थीटा मीन्स क्यों 90 - थीटा लिख रहे हैं, प्लेन और इस रेखा के बीच का एंगल ही हमें ज्ञात करना है। इस एंगल को हम पहले थीटा माने तो ये पक्का है परपेंडिकुलर, तो 90 - थीटा होगा। तो इस साइन 90 - थीटा को हम लिख रहे हैं cos थीटा, और cos थीटा का मान यहाँ पहले से निकाल लिए। और यदि इस कोण को हम फाई नोट करते तो इसको क्या लिखते हैं आप, साइन फाई इक्वल मॉड b.n अपॉन मॉड b इंटू मॉड n। तो ये साइन के रूप में आएगा। जैसे एक एग्जांपल यही समझ सकते हैं आप, जैसे इस रेखा और इस प्लेन के बीच का एंगल बताना हो तो यहाँ b क्या लिखेंगे आप, b, इसमें जो b आ रहा है यहाँ से, ये रेखा 2i + 3j + 6k के पैरेलल है। और यहाँ n क्या होगा, ये प्लेन से n निकालना 10i + 2j - 11k लिखते हैं। और बच्चों ये मान इसमें फिलअप करेंगे, लेकिन उसको साइन थीटा लिखेंगे। साइन थीटा क्यों साइन लिख रहे हैं, क्योंकि 90 - थीटा को हम साइन लिखेंगे यहाँ, चूंकि इसको थीटा माने थे। ठीक, तो ये जो आएगा उस एंगल का साइन मिलेगा, ये मान इसमें रख के आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका बताए 11.3 का, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब इसके आगे हम 11.3 का एक 2 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि काफी लंबा होगा।